हेलो बच्चों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स में सेकंड चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ मनी एंड बैंकिंग। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ मनी के बारे में जानने को मिलेगा। कैसे हम लोगों ने एक कॉमन वैल्यू डिसाइड करी, दैट इज़ मनी, जिसको हम आज यूज़ करते हैं। फंक्शंस ऑफ बैंक, आरबीआई कैसे फंक्शन करता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, और मनी कैसे क्रिएट करी जाती है, इन सारी चीज़ों को जानने को इस चैप्टर में आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं कि हम लोगों ने शुरुआत से कैसे कैसे इकोनॉमी के अंदर एक्सचेंज को इनिशिएट किया था। सबसे पहले होती थी सी टू सी इकोनॉमी, जिसको बोलते हैं कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी। इसका मतलब गुड्स बीइंग ट्रांसफर्ड, और वहां पर को एक्सचेंज भी गुड्स से ही होता था, जिसमें मनी का कोई भी रोल नहीं था। अ सिस्टम बाय विच वन कॉमोडिटी इज एक्सचेंज्ड फॉर अनदर। इसका मतलब एक कॉमोडिटी एक्सचेंज हो जा रही है फॉर अनदर कॉमोडिटी विदाउट यूज ऑफ मनी। ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट द यूज ऑफ मनी, जिसमें मनी का कोई भी रोल नहीं होता है। और इसके हम लोगों ने कुछ ड्रॉबैक्स भी देखे, और वो ड्रॉबैक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहां पर को लिखा हुआ है प्रिंसिपल ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। ये क्वेश्चन आ सकता है या फिर एक नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है, और अदरवाइज जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो जैसे बार्टर सिस्टम में हमने देखा कि एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी से ही एक्सचेंज किया जा सकता था। तो सपोज करते हैं कि आपको चाहिए राइस और आपके पास है वीट एक्सचेंज करने के लिए, तो आपको एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो राइस बेच रहा हो और जिसको वीट की रिक्वायरमेंट है। ऐसे पर्सन्स ढूंढने काफ़ी मुश्किल हो सकते हैं, इसीलिए इसको एक ड्रॉबैक माना गया। सेकेंड है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। कमोडिटी को ज़्यादा समय तक स्टोर करके रख नहीं सकते हम लोग, या फिर स्टोर ऑफ वैल्यू को आप दूसरी तरीके से सेविंग्स की तरह देख सकते हैं। चाहे वो कोई भी कमोडिटी हो, वो अपनी वैल्यूज टाइम के अकॉर्डिंगली रिड्यूस हो जाएगी। अगर आप बोलते हैं कि राइस है, राइस भी आप उसको कितने समय तक स्टोर कर सकते हैं? ज़्यादा समय तक स्टोर नहीं कर सकते, और पेरिशेबल गुड्स को तो बहुत कम समय के लिए हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो इसका एक ड्रॉबैक था कि हम लोग किसी भी कमोडिटी को ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर ऑफ वैल्यू बना के नहीं रख सकते। नेक्स्ट देखते हैं लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक था। सपोज आपको कुछ एक ऐसी आइटम खरीदनी है जो बहुत लार्ज होती है, या फिर उसमें हम लोगों को ज़्यादा सामान देना पड़ता है। सपोज एक घर खरीदना है जिसकी रिक्वायरमेंट उन्होंने रखी हुई है कमोडिटी के लिए 100 बोरी अनाज, लेकिन अगर आपके पास केवल 10 बोरी अनाज है तो हम लोग उस घर के 10 टुकड़े तो करेंगे नहीं ताकि आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। तो इसको बोलते हैं लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। तो कभी भी किसी गुड्स की हम लोग डिविजिबिलिटी नहीं कर सकते, उसके पोर्शंस हम लोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब कि आज हम लोग बात करते हैं मनी की, लेकिन तब मनी नहीं थी, कॉमन वैल्यू कोई भी नहीं थी। तो क्या होता था, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया हाउस और अनाज का, ये कोई कॉम्बिनेशन तो है नहीं किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए। हो सकता है कि मार्कर की रिक्वायरमेंट के लिए मुझे 1 बोरी चावल भी देना पड़े, क्योंकि अगर मेरे पास डिमांड है मार्कर की तो मैं किसी भी कीमत पर उसको लूँगा। तो इसकी एक कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं थी। कॉमन वैल्यू ना होने से ये एक ड्रॉबैक बना। नेक्स्ट देखते हैं लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर पेमेंट। डेफर का मतलब होता है बच्चों फ्यूचर, फ्यूचर पेमेंट्स। इसका मतलब डेफर का एक्चुअल मीनिंग होती है टालना, आगे बढ़ा देना। डेफर फॉर लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर पेमेंट। कोई भी चीज को हम लोग फ्यूचर पेमेंट्स के लिए उसको स्टोर करके नहीं रख सकते थे, जैसे हम लोगों ने इस लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू में देखा। तो लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर पेमेंट भी हमारा एक ड्रॉबैक निकल के सामने आया था। मनी की डेफिनेशन देखते हैं। मनी, एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड। तो मनी की डेफिनेशन वो डेफिनेशन है बच्चों जो सारे के सारे बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स को कवर करते हुए चल रही है। बार्टर सिस्टम में यही हमारा ड्रॉबैक था कि कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू हमारे पास नहीं थी, तो उसको हम लोगों ने ओवरकम किया। एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। जैसे आज आप लोग देखते हैं किसी को भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। आप पैसे दीजिए, कोई भी चीज आपके पास आ सकती है। एंड दैट एट द सेम टाइम, और भी जो ड्रॉबैक्स थे उसको भी कवर किया इसने, विच एक्ट्स एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू।
तो जिसको हम लोग मेजर भी कर सकते हैं और स्टोर भी किया जा सकता है, सेव भी किया जा सकता है, वो है हमारी मनी। तो मनी की डेफिनेशन वो है जो ड्रॉबैक्स को कवर करते हुए चलती है बार्टर सिस्टम के। अब देखते हैं कि ये इवॉल्व कैसे हुई, द एवोल्यूशन ऑफ मनी। सबसे पहले होती थी कमोडिटी मनी, दैट इज बार्टर सिस्टम। कमोडिटी इज बीइंग एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी। फिर आया हमारा एनिमल मनी, तो हम लोग किसी भी चीज को, कमोडिटीज को एक्सचेंज कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ एनिमल। वो हमारे कैटल एनिमल्स होते थे जनरली, गाय हो गई, बकरी हो गई, भैंस हो गई, बैल हो गई। तो एनिमल्स बीइंग एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ एनी कमोडिटी। फिर आगे बढ़े तो हम लोगों ने मेटलिक मनी का आविष्कार किया, मेटल्स बीइंग एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी। तो मेटल्स के हम लोगों ने फुल बॉडीड मनी बनाई, इसका मतलब मेटल का ही पूरा का पूरा बना होता था, आयरन का होता था, कॉपर का होता था, फिर गोल्ड का भी हमने बनते हुए देखा। नेक्स्ट था हमारा टोकन कॉइन्स। टोकन कॉइन्स भी हमारी मेटलिक मनी का ही एक टाइप था। फिर यहां से भी हम लोग आगे बढ़े, क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने देखा कमोडिटी मनी के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो हम लोगों ने फिर एनिमल में ट्रांसफर हुए। एनिमल मनी के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो हम लोग मेटलिक मनी में ट्रांसफर हुए। मेटलिक मनी के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो क्या था कि अगर आपके पास सपोज करो कि एक छोटा सा कॉइन है और आपको कोई बड़ी कमोडिटी खरीदने जाना है, तो आपको उतने ज़्यादा कॉइन्स लेके जाने पड़ेंगे, और वो जो होती थी हमारी काफ़ी लंबी होती थी। कभी आपको बुल कार्ट्स में जाना पड़ता था, तो उतनी चीज़ें लेके आपको जाना है, उतना मनी लेके जाना है, दैट इज़ हैवी, बल्कि है, और लूटने का भी आपके पास खतरा है। तो बाकी चीज़ें भी थी इसमें। तो फिर हम लोग मेटलिक से ट्रांसफ़र हुए पेपर मनी में। पेपर क्या था? कैरी करना आसान है, पॉकेट में आ सकता है, और उसके सारे डिनोमिनेशंस होते हैं, तो ज़्यादा डिनोमिनेशंस के पेपर मनी आप लेके जा सकते हैं ईजिली। तो पेपर मनी के 3 टाइप्स हैं हमारे पास, जो आजकल हम लोग देखते हैं। वो है रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज जो है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दैट इज, सेकेंड इज कन्वर्टेबल पेपर मनी, और थर्ड इज नॉन कन्वर्टेबल पेपर मनी। फिर पेपर मनी से भी हम लोग आगे बढ़ के आ चुके हैं, वो है हमारा क्रेडिट मनी। ठीक है, क्रेडिट मनी को आप इस तरह से देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड्स की तरह देख सकते हैं इसको। ये हमारा क्रेडिट मनी है। और क्रेडिट मनी से भी हम लोग और यहाँ पर को आ चुके हैं, दैट इज प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी इज द कार्ड विच यू आर कैरिंग राइट नाउ, योर डेबिट कार्ड्स, प्लास्टिक मनी हो गई। अब तो प्लास्टिक मनी से भी हम लोग आगे निकल के आ चुके हैं, वो भी इवॉल्व हो चुका है, दैट इज वर्चुअल मनी, जो आपके मोबाइल में ही सेव है, और डिफरेंट यूपीआई पेमेंट्स के थ्रू आप अब लोग उसको पे कर रहे हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। तो लॉ ने क्या डिफाइन किया है मनी को, देखते हैं। मनी इज एनीथिंग विच हैज द लीगल पावर। लीगल पावर मतलब उसको लॉ में पास करने के बाद ही उसको पावर मिली है। इट हैज द लीगल पावर टू एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लीगल पावर मिली हुई है। एंड टू डिस्चार्ज डेट्स, और जो भी आपके डेट्स हैं वो भी डिस्चार्ज किए जा सकते हैं। लीगल पावर का मतलब क्या होता है, अब हम थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं। तो उसको देखने के लिए हमारे पास लीगल मनी के 2 क्लासिफिकेशन है। द फर्स्ट इज लीगल टेंडर मनी, ये आपने नाम सुना होगा, इसी को हम लोग अपनी करेंसी बोलते हैं। लीगल टेंडर मनी क्या होती है? जो लीगल पावर मिलती है वो किससे मिलती है? गवर्नमेंट से, वो अथॉरिटी से हम लोगों को वो लीगल पावर मिलेगी। दिस मनी इज बैक्ड बाय द ऑर्डर और द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, वो ऑर्डर मतलब वो गवर्नमेंट के ऑर्डर से, या फिर गवर्नमेंट ही उसको ऑथराइज करेगी कि ये मनी को हम लोग लीगल टेंडर मान रहे हैं। इसका मतलब वो अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना जाना जरूरी है। इसके एग्जाम्पल्स हैं नोट्स एंड कॉइन्स इन द सर्कुलेशन। जो अभी हमारे पास नोट्स और कॉइन्स हैं, वो जो सर्कुलेशन में है, वही हमारे पास लीगल टेंडर मनी है। इसका सेकंड फॉर्म होता है नॉन लीगल टेंडर मनी। इसका मतलब इसकी एक्सेप्टेंस कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इसकी एक्सेप्टेंस कंपलसरी नहीं है, क्या मतलब इसको अथॉरिटी नहीं बोल रही है कि आप इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानना जरूरी है। ठीक है, इसका कोई जरूरी नहीं है। अगर आप मानना चाहें तो मानिए, अदरवाइज कोई भी आपके से कंपल्शन नहीं कर रहा है।
बट इट इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिनके बीच में ट्रांजैक्शन होना है उन दोनों के बीच में ये म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए कि नॉन लीगल टेंडर मनी को क्या हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करें या नहीं करें। वो इसके एग्जांपल्स हैं, चेक्स हैं, डिमांड ड्राफ्ट्स हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज है। और ये सारे आपने क्लास 11th में डिस्कस किया ही हुआ है। चेक्स क्या है, दो पर्सन के बीच में अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो वो चेक्स को एक्सेप्ट कर लेंगे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेम विद डीडी एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। तो लीगल टेंडर मनी को फिएट मनी बोलते हैं, तो आप लोग इसके अल्टरनेटिव नाम को भी याद रखेंगे। अब देखते हैं फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी इज वेरी सिंपल, जो हम लोग डिस्कस किया था वही है। मनी इज एनीथिंग दैट इज generally accepted as a medium of exchange or means of exchange and at the same time act as a measure and store of value। तो सारे के सारे functions जब हम डिस्कस करते हैं मनी के तो वो फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी बन जाती है। इसी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट कोट है, वो इंपॉर्टेंट कोटेशन ये है कि मनी इज व्हाट मनी डज। वो मनी वही है जो मनी काम करती है। इसका मतलब फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है बोर्ड में। नाउ सेकंड देखते हैं इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। तो इंडिया में जो मॉनेटरी सिस्टम है वो कैसे रेगुलेट होता है, उसको कौन चलाता है। इन इंडिया करेंसी नोट्स आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सोल अथॉरिटी है करेंसी नोट्स को इशू करने की, विच इज द मॉनेटरी अथॉरिटी इन इंडिया। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक होता है हर एक कंट्री का और इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसके पास मॉनेटरी अथॉरिटी है टू इशू द करेंसी नोट्स। हाउएवर कॉइन्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जीओआई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उसके पास अथॉरिटी है कि वो कॉइन्स को इशू करती है। नोट्स को इशू करती है आरबीआई एंड कॉइन्स को इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ विल डिस्कस एन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज मनी सप्लाई। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, इन एन इकोनॉमी क्या होती है और मनी अवेलेबल, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं अभी देखते हैं। पहला हम लोगों ने लिखा हुआ है इन एन इकोनॉमी। तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी, तो इस इकोनॉमी के अंदर वो सारे के सारे कंपोनेंट्स बता रहा है आपको कि मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। कंपोनेंट्स इंक्लूड्स करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। जितनी भी पब्लिक है उसके पास जितनी करेंसी है उसको हम लोग बोलेंगे एक कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। दूसरा है डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं कमर्शियल बैंक के पास उसको हम लोग बोलेंगे डी, और वो भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मनी सप्लाई का। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं बच्चों? करंट अकाउंट्स। कमर्शियल बैंक के पास जितने भी करंट अकाउंट्स हैं उसको बोलेंगे डिमांड डिपॉजिट्स। और थर्ड कंपोनेंट होता है अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। इसके अलावा भी कुछ अदर डिपॉजिट्स होते हैं तो उसको बोलेंगे ओडी। इन तीन कंपोनेंट्स को अगर हम जोड़ दें तो ये कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई बन जाते हैं। तो अगर हम बोलें कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच इज करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई अवेलेबल इन एन इकोनॉमी, तो इस तरीके से ये डेफिनेशन है। सेकेंड, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही हम उसको देखते हैं। एक अकाउंटिंग ईयर के कंप्लीट होने के बाद हम लोग उसको चेक करते हैं, या फिर कभी भी अगर हम चेक करना चाहें तो वो क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जो आरबीआई है वो हम लोगों को मनी सप्लाई का अमाउंट हर साल डिस्क्लोज करती है, और ये डिस्क्लोज करने के उसके पास 4 तरीके होते हैं, M1, M2, M3 एंड M4। लेट्स डिस्कस। तो 4 अल्टरनेटिव वे से आरबीआई हम लोगों को मनी सप्लाई को पब्लिश करती है, और पहला होता है हमारा M1। M1 इंक्लूड्स करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो M1 इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD। M2 देखते हैं।
M2 इंक्लूड्स M1, तो M1 की सारी चीजें उसमें इंक्लूड होंगी, प्लस एक आइटम और जुड़ जाएगा, दैट इज सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। तो जितनी भी सेविंग डिपॉजिट्स होती हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स में, अगर उसको भी जोड़ दें तो वो M2 बन जाएगा। M3 को अगर हम देखें तो M3 में M1 इंक्लूडेड है, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के जितने भी टाइम डिपॉजिट्स हैं, अभी टाइम डिपॉजिट्स क्या होता है, जिसको आप लोग FD के नाम से जानते हैं बच्चों, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, उसी को बोलते हैं टाइम डिपॉजिट्स। तो जितने भी कमर्शियल बैंक के टाइम डिपॉजिट्स हैं, अगर उसको भी जोड़ दें तो वो M3 हमारा बन जाएगा। और लास्ट कंपोनेंट होता है वो होता है M4। M4 इंक्लूड्स M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। ठीक है, अब M2, M3 एंड M4 आपके सिलेबस से बाहर की चीजें, हम लोगों को केवल फोकस करना है M1 पर। अब इसके कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूं। अगर हम मनी को सप्लाई की तरह देखते हैं तो सप्लाई करने वाले को प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। सिंस अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट एंड बैंक्स, ओके, प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी कौन है? गवर्नमेंट एंड बैंक्स आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। तो अगर हम लोग इनके पास हेल्ड अमाउंट को, इनके पास हेल्ड करेंसी को, इनके पास हेल्ड मनी को हटा दें तो वो हमारी मनी सप्लाई बन जाएगी। इसीलिए लिखा हुआ है कि आपके सिलेबस में M1 ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है बाकी चीजों को। इस कंपोनेंट में प्रोड्यूसर्स के पास हेल्ड करेंसी हम लोगों ने एक्सक्लूड कर दी। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक की बात हो रही है, डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स की बात हो रही है, एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI की बात हो रही है। बैंक के पास और गवर्नमेंट के पास जो पैसा है उसको हम लोगों ने एक्सक्लूड कर दिया। वो इंक्लूडेड कहाँ है? वो इंक्लूडेड इधर है, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, बैंक्स का पैसा है, प्लस टाइम डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। तो इसको जब हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो हमारी मनी सप्लाई बन जाती है। एक टर्म और आता है आपके सामने, दैट इज हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? दैट इज फर्स्ट इज दिस करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, और सेकंड होता है रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। हमने मनी सप्लाई के कुछ कंपोनेंट्स देखे, फंक्शंस के साथ साथ उनकी डेफिनेशन और उसका इवोल्यूशन देखा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मनी मल्टीप्लायर को डिस्कस करेंगे और कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। अंटिल देन स्टडी।